हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर और आनंद सर एसएसटी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस को डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से करीब 5 वीडियो बना चुका हूँ। ये छठा पार्ट है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारे देश में चुनाव कैसे होते हैं। दरअसल किसी भी देश में चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो ये बताती है कि उस देश का चुनाव डेमोक्रेटिक है या नहीं। क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि चुनाव अनडेमोक्रेटिक कंट्री में भी होते हैं, लेकिन वहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया होती है वह कुछ इस तरह से की होती है जो हमेशा रूलिंग पार्टी को फेवर करती है। ऐसे में हम उस चुनाव को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। लेकिन हमारे देश में जो चुनाव प्रक्रिया है उसको भी हम इसी मानदंड पर देखेंगे कि क्या हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, क्या उस प्रक्रिया में पारदर्शिता है, क्या वह प्रक्रिया लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक है। इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। वाई इज आवर इलेक्शन सिस्टम ऑफ इलेक्शन में इसमें एक जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, इलेक्शन कैंपेन एंड पोलिंग एंड काउंटिंग वोट्स। ये सारे जो हैं टॉपिक ये इलेक्शन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जो चुनाव होता है उसकी जो प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए हैं। हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाहे वो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, वहाँ एक साथ इलेक्शन होता है। और इस तरह के इलेक्शन को हम जब जनरल इलेक्शन कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी खास क्षेत्र में किसी खास पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद का निधन हो जाता है या फिर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक पार्टिकुलर क्षेत्र में चुनाव होता है जिसको वाई इलेक्शन कहते हैं, उपचुनाव कहा जाता है। तो आइए हम जो अभी टॉपिक की चर्चा कर रहे थे उन सभी टॉपिक के बारे में एक एक करके डिस्कस करें। पहला टॉपिक हमारा है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरे देश को लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया है। चैप्टर के पहले में पढ़े थे कि हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इसका मतलब है कि हरियाणा को 90 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया है और उन सभी विधानसभा क्षेत्रों से एक एक मेंबर, जिसे हम MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वो चुने जाते हैं और वह अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह से अगर हम अब देश की बात करें तो पूरे भारत को 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है और हर क्षेत्र से एक एक MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से विधानसभा में भी हर राज्य में राज्य के विधानसभा क्षेत्रों का बंटवारा होता है। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र हैं उनके प्रति उन क्षेत्रों में जो वोटर की संख्या है वो लगभग समान हो, रफली इक्वल पॉपुलेशन हो। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में हर वोट का एक वैल्यू है अगर है। इसी तरह से हर राज्य में भी एक आनुपातिक ढंग से जनसंख्या के आधार पर
विधानसभा क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। कई सारे कंस्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। अगर हम स्थानीय निकाय की बात करें तो स्थानीय निकाय या पंचायती राज में भी इसी प्रक्रिया को लागू किया जाता है और हर कंस्टिट्यूएंसी को ऐसे एक व्यक्ति चुने जाते हैं। जैसे कि हरियाणा में कहा गया कि लोक दल ने 60 सीटें जीती। इसका मतलब है कि विधानसभा के हरियाणा विधानसभा के जो 90 क्षेत्र हैं उनमें से 60 क्षेत्र में सिर्फ लोक दल के प्रतिनिधि जीते थे। इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि गुलबर्गा लोकसभा क्षेत्र है। हाँ, एक और भी बात बता दूं कि एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर कई सारे विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं, 5, 6, 7, क्योंकि लोकसभा एक बड़ा कंस्टिट्यूएंसी होता है जिससे कि पूरे देश के लिए संसद चुने जाते हैं और विधानसभा छोटी कंस्टिट्यूएंसी होती है जिसमें कि सिर्फ उस राज्य के विधायक चुने जाते हैं। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, देखिए दरअसल जब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान में समानता की बात की थी। ये कहा था कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक होगा, हर व्यक्ति को वोट देने का हक होगा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगा। लेकिन उन लोगों की एक चिंता ये भी थी कि क्या जो गरीब और दलित और पिछड़े लोग हैं, क्या जब चुनाव होगा तो वो उन लोगों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो अमीर या ताकतवर लोग हैं। ऐसे लोग क्या चुनाव जीत करके आ सकते हैं जिनके पास धन बल जनबल वगैरह नहीं है, लेकिन वो देश की सेवा कर सकते हैं। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो डिप्रीव्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए संविधान निर्माताओं ने कुछ सीटें आरक्षित कर दी और ये कहा गया कि ये इतने निर्वाचन क्षेत्रों में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं और या फिर शेड्यूल ट्राइब के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में लोकसभा की 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट while 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये क्या है, ये 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। अगर इस तरह से ये जो सीटें हैं 84 फॉर एसटीज एंड एससीज एंड 47 फॉर एसटीज, इन सीटों पर कोई भी जनरल कैटेगरी के लोग चुनाव लड़ ही नहीं सकते। इसमें क्या होगा कि संसद में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बात को उठाने के लिए लोग पहुंचेंगे। इस उद्देश्य से सीट रिजर्व किया गया। और रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, अगर हम रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो ऐसे कंस्टिट्यूएंसी को रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी किया जाता है। ये कंस्टिट्यूएंसी इसको एक्सटेंड भी किया जाता है पॉपुलेशन, जो एससी और एसटी के जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार सीटें रिजर्व की जाती है। अगर हम बात करें तो जो लोकल चुनाव होते हैं, जो पंचायती राज चुनाव होते हैं, उसमें कुछ अन्य जातियों को भी के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। जैसे ओबीसीज के लिए जो अदर बैकवर्ड क्लास है के लोग हैं उनके लिए भी सीटें रिजर्व की गई है। इस प्रकार से पूरे देश में जितने भी लोकल बॉडी चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। बिहार में तो 50% सीट्स जो हैं महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं। तो ये जो दूसरा टॉपिक था हमने उसको डिस्कस किया है। जो तीसरा टॉपिक्स इसमें इस टॉपिक के जो थर्ड मेन पॉइंट है वह वोटर लिस्ट है। दरअसल किसी भी जब भी चुनाव आता है तो वोट कौन देगा, वोट देने के लिए एक वोटर लिस्ट सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। हर 5 साल में चुनाव आयोग घर घर जाकर जो एलिजिबल होते हैं, जिनके उम्र 18 साल से ज़्यादा हो जाता है,
उनके नाम वोटर लिस्ट में एनरोल करते हैं और इसी को इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट कहते हैं। बिना वोटर लिस्ट के कोई वोट नहीं दे सकता। दिस इज इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन टू अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन का ये सबसे पहला शर्त है कि हर व्यक्ति को वोट देने का हक मिले, अप टू डेट होते रहना चाहिए। और ऐसा हमारे देश में भी है, चूँकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लागू है। हर किसी को एक वोट और हर वोट का समान वैल्यू, ये लोकतंत्र का सबसे प्रमुख शर्त है। और इस वोटर लिस्ट को बनाते समय किसी भी तरह के डिफरेंस जो सिटीजन्स हैं उनमें डिफरेंट नहीं किया जाता है, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, सभी को एक समान मान करके वोट देने का हक दिया जाता है। हम पहले बता चुके हैं कि जिन लोगों का उम्र 18 साल हो जाता है उनका जाति, धर्म, रंग, वर्ण के आधार पर भेदभाव किए बिना उनको वोट देने का हक हमारे देश में दिया जाता है। इस तरह से जब वोटर लिस्ट तैयार होता है तो उसमें हर एलिजिबल को का नाम ऐड किया जाता है, लेकिन अगर उसको अप टू डेट करते वक्त अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या कोई अपने जो जहाँ पर रह रहा है वहाँ से कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं तो उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट भी कर दिया जाता है। इस तरह से वोटर लिस्ट हमेशा अप टू डेट होते रहता है। आजकल 1990 के बाद भारत में एक अलग सिस्टम लागू किया गया वोटर लिस्ट बनाने का। इसके तहत हर जो वोटर है उनको एक पहचान पत्र दिया जाता है जिसे इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC कहते हैं। वो इंट्रोड्यूस किया गया था जब TN सेशन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, तो उनके प्रयास से चुनाव आयोग के प्रयास से भारत में फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड या इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाने लगा है और अब हर किसी को वोट देने के समय उसे दिखाना पड़ता है। हालांकि अगर किसी को फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो वो कोई दूसरा आइडेंटिटी भी दिखा करके वोट दे सकता है, जैसे आधार कार्ड है, जैसे राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। उन सब को दे करके भी उसको अनिवार्य नहीं बनाया गया है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को, लेकिन उसको जारी किया गया, हर किसी को दिया गया है। तो जब वोटर लिस्ट तैयार हो जाता है तो चुनाव की प्रक्रिया का जो तीसरा स्टेप है वो होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये जो थर्ड स्टेप होता है, जब वोटर लिस्ट तैयार हो जाता है तो उसके बाद एक चुनाव अधिसूचना जारी होती है चुनाव आयोग के द्वारा, जिसके द्वारा ये घोषित किया जाता है कि कैंडिडेट कब से कब तक अपना नॉमिनेशन करवा सकते हैं और फिर कब से कब तक उसका जांच 2 दिन जांच किया जाता है और फिर उस नाम वापस लेने की तिथि होती है। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कोई भी व्यक्ति जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, जिसका मतदाता सूची में नाम है, वो चुनाव लड़ सकता है। बस एक अंतर ही है कि जो चुनाव में खड़े हो सकते हैं उनके लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स रखा गया है, जबकि वोट देने के लिए यह उम्र 18 ईयर्स का है। 18 साल हो जाने के बाद आप वोट देने के लायक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र मिनिमम 15 ईयर्स होता है। कुछ दूसरे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो बिल्कुल ही रेयर हैं, जैसे क्रिमिनल, अगर किसी को 6 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है कोर्ट के द्वारा तो उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाता है, या कुछ अनशाउंड, पागल या दिवालिया हो चुके लोग होते हैं, उन्हें चुनाव में लड़ने का अधिकार नहीं होता। लेकिन यह रेयर केस में होता है। जब चुनाव की अधिसूचना जारी होती है तो हर पार्टी
अपने अपने कैंडिडेट को एक सिंबल देती है और उस सिंबल को पार्टी टिकट कहा जाता है। हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ रुपए जो चुनाव आयोग के द्वारा तय किया जाता है उसको जमा करना पड़ता है, जिसको जमानत राशि भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद कुछ नॉमिनेशन से संबंधित डायरेक्शन जारी किए गए हैं, जिसके तहत जो फॉर्म फिलअप किया जाता है उसमें कुछ घोषणाएं करनी पड़ती है। जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं, जो उम्मीदवार बनते हैं, उनको कुछ घोषणा करनी पड़ती है। पहला बात वो है कि सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट को बताना पड़ता है कि उनके खिलाफ कौन से सीरियस केस पेंडिंग है। इसकी सूचना उनको जनता को देनी होती है इश्तेहार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। दूसरा, और ये उस फॉर्म में भी लिखना पड़ता है कि उनके खिलाफ कौन कौन से केस चल रहे हैं। दूसरा है डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिली। उनके अपने परिवार और खुद के जो भी संपत्ति है या जो भी देनदारी है उसके बारे में उनको जो फॉर्म होता है उसमें भरना पड़ता है। जो तीसरा है कि उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लिखना पड़ता है। हालांकि ये सिर्फ लिखना होता है, अगर आप कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, चुनाव लड़ने का हक सभी को होता है। बस मेंशन करना होता है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। ये सारे इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि पेपर के माध्यम से भी जनता को बतानी पड़ती है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। इस तरह से जनता को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कैंडिडेट्स के बारे में सब कुछ साफ साफ जाने और फिर वो अपने सोच से डिसाइड करें कि क्या जो कैंडिडेट्स उनके सामने हैं उनमें से किसको वोट किया जाए। अगर उन्हें लगता है कि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको वोट नहीं देना चाहिए, तो जनता वोट नहीं देगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स का क्या होना चाहिए। ये बड़ा विवादित विषय रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि एक चपरासी बनने के लिए भी न्यूनतम योग्यताएं होती है। देश को चलाने वालों के लिए किसी भी तरह के मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो डिबेट्स हैं इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वाई इज देयर नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इम्पोर्टेंट पोजिशन व्हेन सम काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर एनी अदर जॉब्स इन कंट्री। भारत में जो कुछ भी जॉब्स हैं उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करने वाला पोस्ट है उसके लिए विधायक और एमपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखी गई है। इसके संदर्भ में कहा गया है कि देखिए हर जॉब के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई अगर क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो बीए एमए पास हो। अगर उसको क्रिकेट खेलना आता है, अच्छी तरह से आता है, तो वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता और वो टीम में चयनित हो जाता है। सिमिलरली अगर एमपी और एमएलए जो होते हैं उनको जनता की समस्या को जो समझने की क्षमता होती है, अगर उनको जनता की समस्या को दूर करने में इंटरेस्ट होता है और जनता को लगता है कि वो उनके पास वो समझ है जिससे कि वो उनकी समस्या को दूर कर सकते हैं, तो उनको वो वोट दे सकता है। और अगर वो ऐसा करने में असफल रहता है तो अगले 5 साल के बाद जनता उनको चुनाव में हरा सकती है। इसलिए जैसे कि क्रिकेटर बनने के लिए ज़रूरत नहीं है किसी योग्यता की, वैसे ही जनता के मर्ज को समझने वाले लोगों को चुनाव जीत करके इस पोस्ट पर होना चाहिए। इसलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है। दूसरा है, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी भी है
रिलेवेंट भी है, तो ऊपर भी इसको जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जनता को लगता है कि अगर एजुकेटेड लोगों को चुनना है तो एजुकेटेड लोगों को चुने, जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको वोट ही ना जनता दे। तो ये जनता के मर्जी पर छोड़ दिया जाना चाहिए लोकतंत्र में। तीसरा है कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। अगर ऐसा किया जाता है कि बीए, बीएससी, बीकॉम जैसी कोई एक लाइन खींच दी जाती है कि इतना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो 90% देश की जनता जो होगी वह चुनाव नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि 90% लोग बीए पास नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये जो एक आर्ग्यूमेंट्स यहाँ दिया गया है, ये आर्ग्यूमेंट ये बताता है कि देश की समस्याओं को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लोग पढ़े लिखे हों। उनको अगर जनता की समस्या की समझ है, उनको अगर इस तरह की समस्या को डील करने आता है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के लोग होते हैं दरअसल वो एजुकेटेड होते हैं और वह उनकी समझ के को अपने अच्छे ढंग से कार्यान्वित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो तीसरी चीज़ देख रहे थे कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, तो उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है उनके बारे में हम देख रहे थे। यहाँ एक चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं कि भारत में जो रिजर्व सीट है उनके बारे में यहाँ दिखाया गया है कि 543 में 412 सीटें जो हैं वो जनरल है के लिए है, यानी कोई भी उस सीट पर चुनाव लड़ सकता है। और ये जो सफ़ेद वाला क्षेत्र है उनको वो जनरल हैं। जितने भी सफ़ेद वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ये जनरल सीट्स है। 84, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये 84 सीट्स हैं, ये रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। और जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। और यहाँ पर उसके पूरे लिस्ट हैं कि किस राज्य में कितने सीट रिजर्व किए गए हैं, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्शन कैंपेन और पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ये दोनों बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।